नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम मक्का पर बातचीत करेंगे। मक्का पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी करेंसी के रिसर्च हेड मनोज कुमार जैन जी। मनोज सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी। सर, आज के शो में हम लोग मक्का पर बातचीत करेंगे। रबी मक्का की बुआई पिछले साल के आसपास ही चल रही है। आपका रबी मक्का की बुआई को लेकर क्या अनुमान है? साथ ही ये भी बताइए उत्पादन कैसे रहने की उम्मीद है। नमस्कार ब्रिज जी, सबसे पहले तो धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। जहां तक सोइंग का सवाल है तो अभी तक की जो प्रोग्रेस है वो काफी बेहतर है, लेकिन गत वर्ष के जो पूरे सोइंग के नंबर्स थे उससे अभी जो है थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि जो एकरेज है वो पीछे चल रहा है। पूरे साल का जो एकरेज था वो लगभग यहाँ पे वर्ष 2024 में 20.92 लाख हेक्टेयर में था, जो कि अभी यहाँ पे 20.12 लाख हेक्टेयर में चल रहा है। तो वहां पे हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे डेफिसिट जो है सोइंग में देखने को मिल रहा है, लेकिन हमारा मानना है कि गत वर्ष के बराबर ही यहाँ पे ओवरऑल जो एकरेज है वो इस वर्ष भी जो है देखने को मिलेगा। ब्रिज जी सर, एक्सपोर्ट डिमांड को भी लेकर बातचीत कर लेते हैं। आंकड़े क्या कह रहे हैं पहले वो बता देता हूं। अप्रैल से अक्टूबर के दौरान मक्का के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सर, मौजूदा समय में मक्का की एक्सपोर्ट डिमांड कैसी है ये बताइए, और साथ ही ये भी बताइएगा आगे एक्सपोर्ट को लेकर आपका अनुमान क्या कह रहा है। देखिए, अभी तक तो हम देख रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट्स के नंबर्स है वो कंपैरेटिवली बेहतर है, लेकिन आगे हमारा मानना है कि काफी कुछ यहाँ डिपेंड करेगा। यूएस और जो चाइना के ट्रेड रिलेशंस है उसके ऊपर काफी कुछ निर्भर करेगा। अगर यूएस और चाइना के बीच में वहां पे ट्रेड ट्रस्ट जो है वो रिजॉल्व होता है तो फिर कहीं ना कहीं यूएस का जो कॉर्न है वो फिर एक बार चाइनीज मार्केट में फ्लो होता हुआ नजर आएगा। तो उसके चलते भारत का जो कॉर्न एक्सपोर्ट है वो थोड़ा प्रभावित हो सकता है। लेकिन अगर यूएस और चाइना के बीच में जिस तरह का तनाव है वो अगर ट्रेड को लेकर के बरकरार रहता है तो निश्चित रूप से जो भारत का जो एक्सपोर्ट है वो वर्ष 2025-26 का जो क्रॉप ईयर है उसमें भी बेहतर रहना चाहिए। जी बिल्कुल, ये राय निकल कर आ रही है सर के एक्सपोर्ट को लेकर। सर, हम लोग देख भी रहे हैं एक्सपोर्ट बढ़ने के साथ ही घरेलू बाजार में भी मक्का की कीमतों में मजबूती देखने को मिल रही है। क्या लग रहा है सर, क्या आगे ये तेजी जारी रहेगी? देखिए, यहाँ पे 2-3 फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे कॉर्न की प्राइसेस को लेकर के। पहला, जैसा कि मैंने बताया कि यूएस और चाइना के जो ट्रेड रिलेशंस है वो काफी कुछ यहाँ पे जो प्राइस के ऊपर इम्पेक्ट करेंगे। अगर वहां पे अगर ट्रेड ट्रस्ट जो है वो रिजॉल्व होता है और जो डिस्प्यूट्स है वो सेटल होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं यूएस का जो कॉर्न है वो फिर एक बार फ्लो होता हुआ नजर आएगा, तो वो थोड़ा कीमतों को प्रभावित कर सकता है। साथ ही भारत सरकार की इथेनॉल को लेकर के क्या पॉलिसी आगे रहने वाली है वो भी काफी मुख्य जो है भूमिका यहाँ पे निभाएगी कीमतों को लेकर के। तीसरा, अगर यहाँ पे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स की जो डिमांड है वो बेहतर बनी रहती है तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉर्न की जो कीमतें हैं भारतीय बाजारों में उसको सपोर्ट करती रहेगी। तो काफी सारे यहाँ पे इंटरनेशनल फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व रहेंगे इस बार कीमतों को लेकर के। लेकिन हमारा मानना है कि अभी भी जो ब्लेंडिंग पॉलिसी है भारत सरकार की इथेनॉल की उसको देखते हुए कोई बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट की संभावना यहाँ पे कीमतों में नजर नहीं आती है। और हमारा मानना है कि जो 1900-1850 का जो रेंज है वो एक काफी स्ट्रॉन्ग बेस जो है कॉर्न के लिए रहेगा। ऊपर में 2200 से 2300 का जो रेंज है वो एक यहाँ पे रेजिस्टेंस के रूप में देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे एक्सपोर्ट डिमांड बेहतर रहती है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो इथेनॉल को लेकर के फेवरेबल रहती है तो फिर वहां कीमतों में और भी थोड़ी बढ़त देखने को मिल सकती है। सर, ये जो प्राइस आउटलुक आपने दिया ये शॉर्ट टर्म व्यू है आपके? बिल्कुल, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए ही रहेगा, क्योंकि भारत की जो है अमेरिका के साथ में ट्रेड डील को लेकर के मीटिंग भी इस वर्ष के पहले क्वार्टर में होना है, तो वहां से भी काफी कुछ क्लैरिटी होती हुई नजर आएगी। साथ ही यूएस और चाइना भी लगातार प्रयासरत है अपने डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए, तो वह भी यहाँ पे देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन जो पीस डील को लेकर के भी यहाँ पे लगातार प्रयास जारी है। तो जो फर्स्ट क्वार्टर है वो ओवरऑल काफी अहम रहने वाला है ग्लोबल एग्रीकल्चर कमोडिटीज मार्केट के लिए। तो ये जो व्यू रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए ही रहेगा। इंटरनेशनल मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि गत वर्ष में जो यूएस कॉर्न के फ्यूचर थे वो $458 पे थे, और अभी भी हम वर्ष का आज आखिरी ट्रेडिंग डे है तो हम लगभग $440 के आसपास ट्रेड होते हुए देख रहे हैं।
तो गत वर्ष अगर हम देखें तो ऑन एंड एवरेज इंटरनेशनल मार्केट में कोई रिटर्न जो है कॉर्न में बनता हुआ नजर नहीं आया है। तो ये वर्ष यहाँ पे काफी अहम रहने वाला है, और जो यूएस की जो पॉलिसीज है और आगे यहाँ पे जो ट्रेड मीटिंग्स भारत की और बाकी चाइना और अमेरिका की होनी है, तो वहां पे काफी कुछ जो है कीमतों को प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। तो शॉर्ट टर्म व्यू रखना चाहिए, और फर्स्ट क्वार्टर में यहाँ पे किस तरह से ग्लोबल पॉलिसी शेपअप होती है, फिर वो वहां पे जो है लॉन्ग टर्म के लिए प्राइस सेटिंग करती हुई नजर आए। जी बिल्कुल, ये प्राइस आउटलुक की बातचीत हो गई। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, आज के लिए ट्रेडर्स के लिए क्या कुछ सर खास है, टॉप एग्री कॉल्स क्या सजेशन में आपकी ओर से? हम पिछले यहाँ 2-3 सप्ताह से लगातार ब्रिजी कॉटन सीड ऑयल के ऊपर कवरेज करते हुए आए हैं, और ये कमोडिटी ने काफी बेहतर रिटर्न दिए हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कि एक मजबूत ट्रेंड इस कमोडिटी में बना हुआ है। तो मेरा मानना है कि कॉटन सीड ऑयल का जो जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे थोड़ा डिप मिले तो बाय की रणनीति बनाना चाहिए। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो 3150 के स्तर पर वहां बाय करना चाहिए, 3110 के स्टॉप लॉस से। टारगेट वहां पे 3230 के रहेंगे। वहीं हम देख रहे हैं कि स्पाइस पैक में भी काफी हलचल है, और ओवरऑल स्पाइस पैक यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रेंड में बना हुआ है, चाहे वो धनिया हो, जीरा हो या हल्दी हो। लेकिन धनिया ओवरऑल यहाँ पे काफी मजबूत काउंटर बन के उभरा है। धनिया के जनवरी वायदा में थोड़ा डिप मिलता है तो 10,200 के आसपास बाय की रणनीति रहेगी। 9,940 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट 10,700 तक के रहे। जी बिल्कुल, ये 2 ट्रेडिंग कॉल है जहां पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है। ओवरऑल सर ने आउटलुक भी दिया है, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? जो भी कमोडिटीज हमने डिस्कस किए ब्रिजी, उसमें हमारी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है। क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है, और कोई भी ट्रेडर या निवेशक अगर कोई ट्रेड की रणनीति हमारे दिए गए कॉल्स के अनुसार बना रहा है तो उसमें स्टॉप लॉस का पालन जरूर करें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा एग्री मीटर शो है, इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है। इस बार इस शो में हमने मक्का पर चर्चा की है, तो आप लोग भी ये शो ज़रूर देखिए। साथ ही आप लोगों को बता दूं, द बोनस आप लोगों के लिए वेबिनार लेकर आ रहा है, वेबिनार का आयोजन करने जा रहा है जिसमें आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। शेयर बाजार में मल्टी बैगर शेयर कैसे खोजें, शेयर को खोजने की तकनीक क्या है, किस तकनीक से एक्सपर्ट्स बेहतर रिटर्न वाले शेयर खोजते हैं, आप भी वो तकनीक जान सकते हैं। आप भी मल्टी बैगर शेयर चुनने के एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, शनिवार के दिन द बोनस के स्पेशल वेबिनार से जुड़ना है। मार्केट एक्सपर्ट रचित खंडेलवाल आपको मल्टी बैगर शेयर चुनने की तकनीक समझाएंगे। इस वेबिनार में जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करना है, तो देर मत करिए, 10 जनवरी शनिवार को जुड़िए, इस कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए। साथ ही बोनस टीम की कोशिश होती है कुछ रिसर्च बेस्ड प्रीमियम और एक्सक्लूसिव कंटेंट आप लोगों तक लाया जाए, तो आप लोग भी प्राइम मेंबरशिप लीजिए, प्राइम मेंबर बनिए द बोनस के, और एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस पाइए। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही रहेगा, आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।